हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए 100 मोस्ट एक्सेप्टेड जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो चैप्टर वाइज हम लेकर आने वाले हैं आप सभी के लिए। आपको हम बताए थे कि आपके लिए 100 प्रश्न हम लेके आएंगे, ठीक है। तो एक वीडियो जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था, उसमें हमने आपको 20 प्रश्न बता दिए थे, और आज की इस वीडियो में यानी कि प्रैक्टिस सेट 16 में हम 20 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे, यानी 21 से 40 तक के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम 100 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर कोई स्टूडेंट नए हैं और आपको 1 से लेकर के 15 तक के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है, देखना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, बी स्पेशल सुपर सेट हिंदी के नाम से है। आप वहाँ पे जाइएगा, आपको 15 प्रैक्टिस सेट वहाँ पे मिल जाएंगे। आप सभी को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज के इस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, उस समास को क्या कहते हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, ठीक है। प्रश्न ये कह रहा है ना कि आपके पास कि जिस समास में पूर्व पद गौण हो, यानी कि पूर्व पद सेकेंडरी हो, ठीक है, लेकिन उत्तर पद जो है ना प्राइमरी हो, प्रधान हो, तो उस समास को हम लोग क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन लिखे, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है और तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, जिस समास में पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो, उस समास को हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। दोस्तों, आपको हम बताए थे, यदि आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं हमारी वीडियो को, तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो वैसे समास, ठीक है, जिसमें आप द्वंद्व समास, जो कोई वर्ड है आप कैसे पहचान पाएंगे कि वह द्वंद्व समास में है या नहीं। तो आप देखेंगे कि वैसे शब्द होते हैं जिसके बीच में हाइफन का प्रयोग होता है, यानी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए लोटा बाटी, क्या होता है, लोटा और बाटी, ये जहाँ लगा रहेगा ना, आप समझ जाएंगे वो द्वंद्व समास है, ठीक है। जैसे कि माता और पिता, ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास द्वंद्व समास हो जाएंगे। और आप ये कैसे कर सकते हैं कि दिन और रात, तो ये भी क्या आपके पास द्वंद्व समास हो जाएंगे, ठीक है। एक होता है द्विगु समास। द्विगु समास दोस्तों क्या होता है, द्विगु समास होता है संख्यावाचक मतलब संख्यावाचक का बोध कराता है, ठीक है। तो जिस प्रकार मान लीजिए कि आपके पास त्रिभुज है, तो त्रिभुज आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये आपके द्विगु समास हो जाएंगे, ठीक है। चतुर्भुज क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये भी आपके द्विगु समास हो जाएंगे, ठीक है। पंचभुज हो जाएगा, ठीक है, पंचवटी हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, द्विगु समास हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जिसमें संख्यावाचक लगा रहेगा वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, द्विगु समास होंगे, और जिसमें आपका हाइफन लगा रहेगा वो क्या होंगे, द्वंद्व समास यहाँ पे हो जाएंगे। और इस प्रकार आप जो है, जिस समास के पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो, ऐसे समास को क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इस प्रकार 21 का आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो एक ऐसा सर्वनाम जिसका मतलब ऐसा एक सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनता है, उस सर्वनाम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। यानी कि एक ऐसा सर्वनाम जिसमें किसकी मतलब किसको यूज किया जाता है, संज्ञा को यूज करने के बाद वो संज्ञा बनती है, वो सर्वनाम बनता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए, कोई काम हो रहा है, उसका फल जो है ना कर्ता पे नहीं पड़ता है, उसको छोड़कर कर्म पे पड़ता है, तो ऐसे क्रिया को क्या कहते हैं, ये आपके पास सवाल है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आपके पास है अकर्मक क्रिया, दूसरा आपके पास है सकर्मक क्रिया, तीसरा आपके पास है द्विकर्मक क्रिया और चौथा आपके पास है प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर होगा। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता का जो है ना फल, वो क्या होता है, कर्म पे
पे थी कर्ता पे नहीं पड़ता है, कोई काम का फल जो है कर्ता पे नहीं पड़ता है, किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक का वॉच कीजिए और लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट जो हमारा 16 है इसमें आपका स्कोर कितना बनता है आपको स्कोर भी शेयर करना है। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। ठीक है, देव है, देवी है, देवीय है और देवता है। इसमें कौन सा शब्द ऐसे हैं जो संबंधवाची हो जाएंगे दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे, जो देवीय है ना आपके पास, यही क्या है आपके पास संबंधवाची जो है शब्द हो जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। देखिए, परस्पर सामंजस्य जो है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप तो ध्यान रखेंगे, परस्पर सामंजस्य को हम लोग अन्वय के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? अन्वय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जो हैं आप कभी नहीं पढ़े होंगे और इसी टाइप के प्रश्न जो है वो एग्जाम में आते हैं। जब एग्जाम में आ जाएगा ना तो अब तब लगेगा क्या, अरे क्या पूछ दिया है, आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको आंखों के सामने से एक बार गुजार देना जरूरी होता है। तो हम आपके सामने ऐसे ऐसे प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको बस क्या करना है, हमारी वीडियो को वॉच करना है। यदि आप चाहते हैं नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हैं, बाकी आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया के उस रूप से जिसमें क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? काल कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे 26 था, ठीक है, यहाँ पे 25 प्रश्न है, उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 27 होगा, है ना? चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। किसके आधार पर? तो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो उपक्षेपित है, पाश्विक है, सघोष है और उसमें है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सघोष जो है, सघोष ये क्या है? तो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण ये नहीं होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? है 2, 3, 5 और 6। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा। समाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो समानाधिकरण जो है ना किस अव्यय का भेद है आपको ये बताना दोस्तों। तो ये आपके समुच्चय बोधक जो है इसका ये भेद हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस ऑप्शन में से आपको ये चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन में आपके पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं। जैसे कि दीपक है, दीमक है, रात है, वर्षा है और विधुर है। तो दोस्तों इस पे आप ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास विधुर है ना यहाँ पे, ये क्या हो जाएंगे आपके? तो विधुर क्या हो जाएंगे आपके पास? तो पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो गए? पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। बाकी दीमक, रात और वर्षा ये सभी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो विधुर जो है यहाँ पे क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसी वाक्य को क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त वाक्य कह देंगे। अगला सवाल कह रहा है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? तो बोली का क्षेत्र जब मतलब थोड़ा विकसित हो जाता है, यानी हम कोई बोली बोलते हैं अपने ग्राउंड लेवल पर या अपने एरिया में बोलते हैं, तो वो जब उसमें साहित्य की रचना ऐड हो जाती है तब वो क्या बन जाता है? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। तो वो क्या होती है? उपभाषा बन जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। जिस ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिन ध्वनियों की गणना जो है ना स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं अयोगवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? अयोगवाह के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर जो व्यंजन है दोस्तों, इससे कितने भागों में बांटा गया है? इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा है ना, ये कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनी होती है आपको ये बताना है। ये 5 प्रकार के जो है संज्ञा से मिलकर बनी होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि वर्णमाला में
स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताए थे जो स्पर्श व्यंजन है वर्णमाला में कितने होते हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 25 होती है। 25 जो होती है वो क्या होती है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है यहाँ पे। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, ये आपके पास ए है और ए है। इसका उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से ए और ए को उच्चारण कीजिए अपने मुंह से और देखिए कि साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो साउंड है ना, ये कंठ और तालव्य से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो इस प्रकार के जो स्वर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों व्यंजन है। इसमें आपको ये बताना है कि किसका उच्चारण जो है वो तालव्य से होता है। तो आप वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और खुद से इस जितने वर्ण हैं सभी को अपने मुंह से प्रोड्यूस कीजिए। देखिएगा कहाँ से किसकी साउंड जो है तालव्य से निकल रही है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो झ जो है झ, ये जो है आपके पास एक सब वर्ड है यहाँ पे, व्यंजन है और इसका उच्चारण क्या है, तो तालव्य है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसका आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों को पता है। यदि आपको पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर छोड़िएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। यदि आपका कमेंट सही रहेगा, यानी कि आपका आंसर सही रहेगा, तो हम आपको रिप्लाई भी वहाँ पे करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट जो 15-16 में हम स्टार्ट किए हैं वर्णमाला का, जिसमें आपको 40 प्रश्न बता चुके हैं और 2 वीडियो और आएगा और उस दोनों वीडियो आने के साथ ही हमारा वर्णमाला पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको हम पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।